आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स। द्रव स्नेही कोलॉइड्स द्रव विरोधी कोलॉइड से ज़्यादा स्थायी होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में देखा था कि कोलॉइड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम और एंड डिस्पर्स फेस। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में किस प्रकार के इंटरेक्शन है उसके आधार पे कोलॉइड्स को दो प्रकार में बांटा गया था, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स लविंग, फोबिक मीन्स हेटिंग। यानी लायोफिलिक सॉल्वेंट्स कोलॉइड्स वो होते हैं जिनमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं और जो सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पाया जाता है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स वो होंगे जिनके केस में परिक्षेपण माध्यम और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं डिस्पर्शन मीडियम और कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो सॉल्वेशन इफेक्ट या विलायकन की प्रक्रिया के कारण अधिक स्थायी होते हैं। जो पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स में, उनके चारों तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक लेयर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन या विलायकन। तो इस दरमियान कुछ ऊर्जा भी रिलीज़ होती है जिसे विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस सॉल्वेशन प्रोसेस और इस सॉल्वेशन एनर्जी के कारण जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। द सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और साथ ही साथ जो सॉल्वेंट है वो कोलॉइडल पार्टिकल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर के समान काम करता है। जैसे यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया तो कोलॉइडल पार्टिकल से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, सबसे पहले तो उसको उस सॉल्वेंट के लेयर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से सुरक्षा कवच के समान कार्य करता है। लायोफोबिक कोलॉइड्स आर डिस्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्जेस ऑन द पार्टिकल्स। अगर हम लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात करते हैं तो उनके केस में पार्टिकल्स पर समान आवेश, सिमिलर चार्ज पाया जाता है। समान आवेश होगा तो कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, रिपल्शन फोर्स एक्टिव रहेगा, और जो पार्टिकल्स हैं रिपल्शन फोर्स के उनके बीच है, इस कारण से वो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। इफ़ अ सॉल्वेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद डिस्पर्शन मीडियम इज एडेड टू लायोफिलिक कोलॉइड देन द कोलॉइड गेट्स कोएगुलेटेड। यानी अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल देते हैं लायोफिलिक कोलॉइड के केस में जिसका इंटरेक्शन, जिसकी क्रिया डिस्पर्शन मीडियम परिक्षेपण माध्यम के साथ अधिक है, तो कोलॉइड का क्या होगा, कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा कोलॉइड। यानी अगर ऐसा सॉल्वेंट हम डाल देते हैं कोलॉइड लायोफिलिक कोलॉइड के केस में जिसका इंटरेक्शन किसके साथ ज़्यादा है, डिस्पर्शन मीडियम के साथ ज़्यादा है, तब उस केस में कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या होगा, कोएगुलेशन या स्कंदन देखने को मिलता है। जिलेटिन सॉल इज़ नॉट कोएगुलेटेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिलेटिन सॉल का एग्जाम्पल लिया गया है। यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो भी से जिलेटिन सॉल का कोएगुलेशन या स्कंदन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज सोडियम आयन कैन नॉट एंटर द एक्वस लेयर अराउंड सॉल पार्टिकल्स। इसका कारण ये है कि जो सोडियम आयन्स हैं वो कोलॉइडल सॉल के जो पार्टिकल्स उनके चारों तरफ सॉल्वेशन का एक लेयर है, एक्वस लेयर है, तो उसमें सोडियम आयन एंटर नहीं कर पाता, कोलॉइडल पार्टिकल तक वो पहुंच नहीं पाता, इस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ नहीं पाता। बट it gets coagulated on adding alcohol as it has less solubility in alcohol। लेकिन लायोफिलिक कोलॉइड है जिलेटिन सॉल,
इसलिए इलेक्ट्रोलाइट डालने पे उसका थोड़े से अमाउंट में कोएगुलेशन नहीं हुआ। पर अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट डालते हैं अल्कोहल, तो उसका कोएगुलेशन या स्कंदन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल के पार्टिकल्स हैं वो अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होते और अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है, घुलनशील नहीं है। लायोफोबिक कोलॉइड्स गेट कोएगुलेटेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर हम दूसरे केस में बात करते हैं, जैसे लायोफोबिक कोलॉइड की बात करते हैं, तो उनका कोएगुलेशन स्कंदन थोड़ी सी मात्रा में भी हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट के। यानी थोड़ा सा अमाउंट हम सोडियम क्लोराइड या कोई भी अन्य इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करेंगे तो लायोफोबिक कोलॉइड्स का क्या होगा? स्कंदन हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। स्कंदन। Flocculation or coagulation is the process which involves coming together of colloidal particles so as to change into large size particles which ultimately settle as a precipitate or float on the surface. तो स्कंदन का प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में जो छोटे छोटे साइज़ के कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होने लगते हैं, एक साथ एसोसिएट होने लगते हैं और उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और साइज़ बढ़ते बढ़ते वो फाइनली प्रेसिपिटेट और शेप के समान कंटेनर के बॉटम में सतह तली में सेटल हो जाते हैं या सरफेस पे तैरने लगते हैं। यानी छोटे आकार के कोलॉइडल पार्टिकल्स का एक फिक्स साइज़ है 1 to 100 नैनोमीटर। अब उनका एग्रीगेशन होने लगेगा, सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगेंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, बदल करके किसके उससे बड़े पार्टिकल्स कौन से क्लासिफिकेशन में थे? सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन में थे। तो कोलॉइडल पार्टिकल का जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो कोलॉइडल पार्टिकल तो रहेंगे ही नहीं और फिर फाइनली वो या तो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे कंटेनर के या कंटेनर के जो भी सोल्यूशन है उसके सरफेस पे तैरने लगेंगे। इट इज़ जनरली ब्रॉट अबाउट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो प्रक्रिया है कैसे होती है? जब कोई विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तब ये प्रोसेस देखने को मिलता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन so as to bring about complete coagulation or flocculation is called coagulation or flocculation value. अब coagulation या flocculation value, स्कंदन वैल्यू किसे कहते हैं? किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में मिनिमम न्यूनतम कितनी मात्रा इलेक्ट्रोलाइट की डालनी होगी ताकि उसका पूरी तरह से कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन या स्कंदन हो जाए। तो ये जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम अमाउंट जो कि 1 लीटर कोलॉइडल सोल्यूशन के कोएगुलेशन के लिए यूज़ किया गया है, उसी को कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू कहते हैं। स्मॉलर इज़ द फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज़ द कोएगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू कम है, यानी बहुत ही कम मात्रा में वो इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइडल सोल्यूशन को स्कंदित कर सकता है, कोएगुलेट कर सकता है, तो जितना कम होगा फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग पावर। मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। फिज़िकल मेथड्स। स्कंदन करने के लिए 3 विधियाँ यूज़ होंगी। उसमें सबसे पहले है फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड के तहत आप कोई सी भी भौतिक प्रक्रिया के थ्रू कोएगुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो हीटिंग हो, कूलिंग हो, विगरस शेकिंग यानी बहुत ज़ोर से आप कोलॉइडल सॉल्ट को यदि हिला रहे हैं, पासिंग लाइट रेडिएशंस और इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि लाइट रेडिएशन या इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन के थ्रू पास की जा रही है, सोल्यूशन को हीट किया जा रहा है या बहुत ठंडा किया जा रहा है, तो भी कोएगुलेशन देखने को मिलता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स। सेकेंड मेथड है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स। व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड दे गेट कोएगुलेटेड। अगर 2 अलग अलग चार्ज वाले कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो वो दोनों क्या होंगे? कोएगुलेट हो जाएंगे। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है कोलॉइडल सॉल्ट और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है और दोनों को मिक्स कर दिया गया तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को
न्यूट्रलाइज कर देंगे और रिज़ल्ट क्या होगा कि वो दोनों ही कोएगुलेट हो जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल यदि देखते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विथ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड देन बोथ द सॉल्ट्स गेट म्यूचुअली कोएगुलेटेड। पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल्यूशन और नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सोल्यूशन, तो देखने को क्या मिलेगा अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो दोनों ही स्कंदित हो जाएंगे। थर्ड मेथड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य उसमें डालना, कोलॉइडल सॉल्यूशन में डालना। Colloids get coagulated by adding small amount of electrolyte. For example, negatively charged arsenic sulfide can be coagulated by adding barium chloride solution. तो जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा में स्कंदित हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोएगुलेट हो जाता है। अब इससे संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है हार्डी-शिल्ज़ी लॉ। Coagulating power of an electrolyte increases rapidly with the increase in valency of cation or anion. तो किसी भी विद्युत अपघट्य का जो भी स्कंदन करने की शक्ति होती है, कोएगुलेटिंग पावर होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उसी के कैटायन और या एनायन के वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कैटायन के ऊपर चार्ज यदि ज़्यादा है तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, चार्ज यदि कम है तो कोएगुलेटिंग पावर कम होगी। फॉर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़। अब नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट की अगर बात कर रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयंस का यूज़ करना होगा। तो उनका कोएगुलेटिंग पावर क्या है? नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट के लिए कोएगुलेटिंग पावर इलेक्ट्रोलाइट्स का है AlCl3, फिर BaCl2, फिर NaCl। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे कैटायंस हैं उनका चार्ज कैसे चेंज हो रहा है? Al3+, Ba2+, Na+। यानी एल्यूमिनियम के ऊपर कितने चार्जेस है, कितनी वैलेंसी एल्यूमिनियम की? 3, बेरियम की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1। तो यहाँ पे कोएगुलेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा? एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वैलेंसी ज़्यादा है। फॉर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट के लिए नेगेटिवली चार्ज जो एनायंस होते हैं वो यूज़ होंगे, तो उनका कोएगुलेटिंग पावर कैसे वेरी कर रहा है? PO4 ट्रिपल माइनस SO4 डबल माइनस क्लोराइड। यानी फॉस्फेट पे की वैलेंसी है 3, सल्फेट की वैलेंसी है 2 और क्लोराइड की वैलेंसी है 1। तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसका होगा? फॉस्फेट का। इसके बाद आता है गोल्ड नंबर। कवरिंग अप of lyophobic particles by lyophilic particles is known as its protective action, and such colloids are called protective colloids. तो क्योंकि लायोफोबिक पार्टिकल्स जो हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स जो हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो कई बार क्या किया जाता है कि उनके पार्टिकल्स को लायोफिलिक पार्टिकल्स के द्वारा कवर कर दिया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया जाता है। तो ऐसे लायोफिलिक पार्टिकल्स को या कोलॉइड्स को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि येलो कलर का लायोफोबिक पार्टिकल है जो कि अनस्टेबल होगा, डिस्टेबलाइज्ड रहते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो उसके चारों तरफ एक लेयर लायोफिलिक पार्टिकल्स की है जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। गोल्ड नंबर इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्ट that is defined as amount of protective salt that will prevent the coagulation of 10 ml of a gold solution on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. तो गोल्ड नंबर एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। गोल्ड नंबर किसे कहते हैं कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट आपने ले लिया, ठीक है, तो
तो 10 ml गोल्ड सॉल्ट में यदि आप 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का 1 ml डालते हैं तो क्या होगा, गोल्ड सोल्यूशन का कोएगुलेशन होगा। तो अब आप इस कोएगुलेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो वो मिनिमम अमाउंट प्रोटेक्टिव सॉल्ट की जो इस प्रोसेस को, कोएगुलेशन के प्रोसेस को रोक सके, यानी 10 ml के गोल्ड सॉल्ट में यदि 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml डाला जाता है तो उसके नतीजतन होने वाले कोएगुलेशन या स्कंदन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव सॉल्ट की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को गोल्ड नंबर कहते हैं। स्मॉलर द गोल्ड नंबर, हायर इज इट्स प्रोटेक्टिव पावर। जितना छोटा होगा गोल्ड नंबर उतना ही ज़्यादा उस लायोफिलिक कोलॉइड का या जो प्रोटेक्टिव सॉल्ट है उसका प्रोटेक्टिव पावर होगा, यानी कम मात्रा में ही वो गोल्ड सॉल्ट के 10 ml सोल्यूशन को कोएगुलेशन से रोक लेगा। यहाँ पे इस टेबल में कुछ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स का नाम बताए गए हैं और साथ ही साथ उसके गोल्ड नंबर भी मेंशन किया गया है। जैसे जिलेटिन, उसका गोल्ड नंबर है 0.0052 to 0.01, हीमोग्लोबिन 0.03 to 0.07, एग एल्ब्यूमिन 0.15 to 0.25, पोटैटो स्टार्च 20 to 25, गम अराबिक 0.15 to 0.25, कैसिनेट 0.01 to 0.02, सोडियम ओलिएट 1 to 5, डेक्स्ट्रिन 125 to 150। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी, सबसे कम मात्रा में जिलेटिन एक ऐसा प्रोटेक्टिव कोलॉइड है जो सबसे कम मात्रा में 10 ml गोल्ड सॉल्ट के कोएगुलेशन को रोक पाता है। किसके थ्रू? 10% सोडियम क्लोराइड के 1 ml सोल्यूशन से कोएगुलेशन रोक पाता है गोल्ड सॉल्ट का जिलेटिन, और मिनिमम मात्रा की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन किसका है? जिलेटिन का। वहीं आप देखिए डेक्स्ट्रिन की जो गोल्ड नंबर है 125 to 150, ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको डेक्स्ट्रिन को डालना होगा तो तब जाके गोल्ड सॉल्ट का कोएगुलेशन रुकेगा। तो इस टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा है? जिलेटिन। और वीकेस्ट कौन सा होगा? डेक्स्ट्रिन। थैंक्स।